सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो बात करें आज की इस क्लास में, हम अपनी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अंतिम चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इसे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम बहुत ही शानदार, बड़े ही महत्वपूर्ण नोट्स के आधार पर है वो पढ़ने वाले हैं। नोट्स के आधार पर अध्ययन करने के बाद में इस चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इस चैप्टर के 100 टाइप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इस चैप्टर के जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यानी उन क्वेश्चंस के भी मैं आंसर्स है वो आप लोगों को इसी क्लास में करवाने वाला हूं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से आने वाले किसी भी प्रश्न में आप गलती नहीं करने वाले हो। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक है उनको शामिल करने वाले हैं। यानी अपना जो चैप्टर है वो तो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक है वो शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो व्यापार है इसका परिचय पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास भी पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, व्यापार का संतुलन क्या होता है इसके बारे में भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से चिंताएं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक बिंदु के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता का घर होता है, उसको एक तरफ रखकर बात को ध्यान से समझना। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, अपने पास अपना ये जो चैप्टर शुरू करें है ना, अपने पॉइंट्स को शुरू करें इससे पहले जॉन डीवी की एक लाइन याद आ जाती है जो मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है। क्या है? एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। का मतलब क्या होता है कि शिक्षा है वो जीवन की तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि एजुकेशन ही जीवन है, यानी शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा अपने आप में जीवन होती है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई। अपने ये कौन है जॉन डीवी? ये मनोवैज्ञानिक भी है, अपने पास दार्शनिक भी है, अमेरिका के थे। अपने इन्होंने ये बात कही है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपको शिक्षा का जो अपने पास शिक्षा है वो शिक्षा को ग्रहण करना है, आपको पढ़ना लिखना है। यही अपने पास एक कारण है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस, अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर। ज़्यादा अगर मैं ज़्यादा बातें करूंगा तो आप कहोगे सर आप तो बातें ज़्यादा करते हो। चलिए कोई नहीं। व्यापार का अर्थ क्या होता है, व्यापार क्या किसे कहते हैं? तो मैं एक बात बता देता हूँ आसान भाषा में। वस्तुओं का आदान प्रदान करना या वस्तुओं को प्रति दूसरी चीज को प्राप्त करना क्या होता है? व्यापार होता है। एक वस्तु के बदले, मैं एक सीधी सी आसान भाषा में, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु है ना, दूसरी वस्तु का लेन देन है ना, लेन देन ही व्यापार कहलाता है भाई। लेन देन क्या कहलाता है? लेन देन ही व्यापार कहलाता है। सीधी सी बात है। अब आप कहोगे सर आपने तो बहुत ही कहलाता है, आपने तो पूरे चैप्टर का अर्थ बता दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अरे ये तो एक बड़ी भाषा है। अब आप कहोगे सर आपने वस्तुएं लिखी है यहाँ पे है ना, आपके दिमाग में ये बातें आती होगी ना, वस्तु, आपने वस्तु लिख दी है सर। वस्तुओं का थोड़ी ना होता है, हम तो पैसों के लिए करते हैं व्यापार। सीधी सी बात है। पैसे तो अपने पास अभी शुरू हुए, मतलब मॉडर्न अपने ऐसे नहीं रहे कहीं के देख लो कि गुरुजी गदिया बोला अभी शुरू है, नहीं अभी नहीं। वह पहले क्या होता था, जब अपन पुराने ज़माने में चलते हैं, जब लोगों ने करेंसी है उस समय नहीं बनाई थी, तो वो क्या करते थे? देखो मैं बता देता हूँ, अभी अपनी सारी बात आने वाली है, चिंता मत करो। पहले जो अपने पास लोग थे ना, पुराने ज़माने की बात बता देता हूँ। पुराने समय में, पुराना जो समय था उस समय क्या होता था, व्यापार ऐसे नहीं होता था कि पैसों के बदले होता था ना। मेरे पास मैंने गेहूं उगा रखे हैं भाई, मैंने गेहूं की खेती करी हुई है ना, मैंने गेहूं उगा रखे हैं भाई, बहुत सारे हो गए मेरे पास। एक व्यक्ति है जिसने अपने पास दूसरी कृषि कर रखी है, या उसके पास दूसरा साधन है, दूसरी वस्तु है। जैसे किराना की दुकान है मान के चलिए, अब किराना की दुकान वाले के को क्या चाहिएगा? गेहूं चाहिएगा, और गेहूं वाले को किराना चाहिएगा। मैं थोड़ी सी एरो गलत हो गई, हाँ, तो ये हो जाता है।
तो फिर ये अपना गेहूं देके इसे किराना का सामान है वो खरीद लेता था। तो मैंने यहाँ पे वस्तु का मतलब यही है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। बस ये है अपने पास परंपरा पुराने जमाने से देखे तो ये चली आ रही है। अभी वर्तमान में क्या हो रखा है, अगर अपन अपने आज की बात करें तो व्यापार का मतलब पैसा कमाना होता है भाई, पैसा कमाना क्या होता है, व्यापार होता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रख लेना भाई। पैसा कमाना मतलब सर जैसे आप लोगों ने गेहूं उगाए और गेहूं मार्केट में गए और पैसे लिए, आप वस्तु के बदले वस्तु थोड़ी ना खरीद देते हो, आदान प्रदान थोड़ी ना करते हो। यानी कहने का मतलब है पैसों के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान ही, या रुपयों के लिए, मनी के लिए, करेंसी के लिए, मैं बता देता हूँ ना, धन के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान मतलब वस्तुओं का लेन देन कर देता हूँ मैं ना, लेन देन व्यापार कहलाता है। बस तो इतनी सी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो अपने पास इसका परिचय मैं बता देता हूँ कि अर्थ क्या होता है ना, व्यापार का अर्थ जो होता है वो यही होता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए फिर अब जो व्यापार है ना इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो क्या है, व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अब जो अपन ने चीजें पढ़ी है ना, ये जो बातें मैंने बताई, धन के लिए वस्तुओं का लेन देन करना ही व्यापार कहलाता है, इसके बारे में अगर अपन छोटी सी बात करें तो यहां से देखो व्यापार दो स्तरों पे किया जा सकता है भाई। ये दो स्तर कौन से हैं, दो स्तर है अपने पास, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो ध्यान में रखना, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि व्यापार कितने स्तर पे किया जा सकता है, तो दो स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। वैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए था भाई, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय पढ़ रहे हैं। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। यानी सीधी सी बात है, जो मैंने आसान भाषा में बताई है वो अपने पास देश के पार बेचने का जो आदान प्रदान होता है, जैसे हमने अमेरिका से ये खरीदा, रूस से ये खरीदा, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो देश के पार जो अपन जाकर व्यापार आदान प्रदान करते हैं ना वस्तुओं का, वो अपने पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो ध्यान में रह जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है। देशों को उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यापार करने की आवश्यकता होती है जिनका वे स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते हैं या जिन्हें वे कहीं और से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। सीधी सी बात बता देता हूं, देशों को व्यापार की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों है भाई? मान के चलिए व्यापार की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आपके पास पैसा तो है, पैसा है ना, टसन का पैसा, रुपए तो हैं, लेकिन आपके पास ऐसी जमीन नहीं है ना, ऐसी क्या नहीं है आपके पास, जमीन नहीं है जिस पर आप गेहूं उगा सको। तो फिर क्या करोगे, आप रुपयों के बदले यहां से क्या है, गेहूं खरीदोगे। तो कहने का मतलब है व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी है, व्यापार की इसलिए आवश्यकता पड़ी है भाई, कोई देश अपने पास किसी चीज का उत्पादन नहीं कर सकता है या उस चीज को वो मतलब कम कीमत पर बाहर से खरीद सकता है, इसीलिए उसे व्यापार करना पड़ता है। सीधी सी बात मैं बताऊं तो मान के चलिए आपको एक मोबाइल खरीदना है, लेकिन आप रहते हो ऐसे गांव में, है ना, आप गांव में रहते हो और गांव में जिस मोबाइल को आप खरीदना चाहते हो उसकी कीमत है 15,000 रुपये। क्या है भाई, 15,000 रुपये है। अब आपका साथी आया भाई शहर से आपका साथी आया और उसने कहा अरे यार ये मोबाइल तो अपने पास आया हुआ था, उसने अरे ये मोबाइल तो अपने पास शहर में जाके 12,000 रुपये में मिल जाएगा तुम्हें। तो फिर आप क्या करोगे, जहाँ से सस्ती मिलेगी वहीं से खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो कहने का मतलब है अपनी अगर आपके पास वो चीज़ उग नहीं रही है, उसका उत्पादन नहीं हो रहा है और बाहर से आपको सस्ती मिल सकती है, या उत्पादन हो रहा है लेकिन वो महंगी पड़ रही है उत्पादन करने से, तो बाहर से सस्ती मिलेगी वहीं से अपन खरीद लेंगे। यही बात यहाँ पे लागू होती है। व्यापार का प्रारंभिक रूप वस्तु विनिमय प्रणाली थी भाई, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। पुराने जमाने में हमारे दादे परदादे जो थे ना, दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, है ना, हाँ आप समझ लेना, तो उन्होंने क्या किया भाई, पहले एक अपने पास वस्तुओं से आदान प्रदान करते थे। अरे यार मेरे पास ये है, पहले एक और बता देता हूँ, पशु प्रणाली भी बता देता हूँ। देखो पशु पे बता देता हूँ। अब ये एक आदमी के पास क्या है, भैंस थी भाई, है ना, भैंस थी और उसके पास 3 भैंस थी, लेकिन उसको क्या चाहिए, एक गाय चाहिए, और पड़ोसी के पास 3 गाय हैं। तो फिर वो क्या करता था, एक भैंस देके एक गाय वो उसकी ले लेता था। तो ये वस्तुओं का ये अपने पास बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। तो क्या है, व्यापार का प्रारंभिक रूप वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तुओं के बदले वस्तु है वो ली जाती थी, दी जाती थी।
जिसमें वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान होता था। सीधा आदान प्रदान का मतलब होता है एक वस्तु दी दूसरी वस्तु ली, ये होता था। तो ध्यान में आ गया होगा व्यापार का जो छोटा सा अर्थ है जो मैं बता रहा था पीछे। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा, वो तो परिचय हो गया भाई। इतिहास क्या है भाई? तो इतिहास देखिए तो प्राचीन काल में लंबी दूरी तक माल परिवहन करना जोखिम भरा था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। इसका मतलब जानते हो क्या है कि पुराने ज़माने में भाई कोई साधन तो थे नहीं, साधन नहीं थे तो फिर क्या था, लोगों को खुद ले जाना पड़ता था या बैलगाड़ी पे ले जाना पड़ता था, तो लंबी दूरी तक जाना पड़ता था। अब लंबी दूरी तक जाएंगे तो बीच में मान के चलो आदमी इतना अपने सेल्फिश है कि पुराने ज़माने से भी लोग डकैती किया करते थे, तो उनको डर लगता था, लंबी दूरी तक माल परिवहन नहीं होता था भाई उनसे। एक तो कमी अपने पास किनकी थी, परिवहनों की थी। तो इस कारण से क्या है, बाजार सीमित मतलब स्थानीय बाजार तक ही सीमित था। मतलब एक गांव बसा हुआ है, उसके पास एक मार्केट है, बस उस मार्केट तक ही उनका स्थान बसा हुआ था। वो जो व्यापार है ना वो होता था, बाजार में जाते थे, सामान बेचते थे, अपने घर आ जाते थे। अच्छा, रेशम मार्ग रोम, ये ध्यान में रख लेना भाई, रेशम मार्ग रोम और चीन को जोड़ने वाले लंबी दूरी के व्यापार का एक प्रारंभिक उदाहरण है भाई। ये पुराने जमाने का बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं याद आता है तो सिल्क रोड 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो अंग्रेजी में, है ना, हॉर्नबिल का अंतिम चैप्टर। तो ये मार्ग 6000 किलोमीटर लंबा था भाई, जो अपने पास रोम और चीन के मध्य था। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग किसे कहते हैं? जिस मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था, व्यापार मतलब रेशम को आदान वहाँ पे ले जाया जाता था, खरीदा जाता था, बेचा जाता था। वो मार्ग आपके पास क्या है, उसकी लंबाई कितनी है भाई? वो रेशम मार्ग होता है और उसकी लंबाई 6000 किलोमीटर थी भाई। अच्छा, व्यापारी क्या करते थे भाई? भारत है, फारस है, मध्य एशिया है के मध्यवर्ती स्थानों से चीनी रेशम, रोमन ऊन, बहुमूल्य धातुएं और कई अन्य उच्च मूल्य की वस्तुएं ले जाते थे इस मार्ग से। तो अपन ने पढ़ा है भाई, रेशम मार्ग वो भारत और चीन को भी जोड़ता है। अपन ने पढ़ क्या है, 11वीं क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पे नहीं पढ़े। तो इससे देखो क्या है, स्थानों पे चीनी रेशम है, रोमन ऊन है, बहुमूल्य धातु और कई अन्य उच्च मूल्य की जो वस्तुएं हैं वो ले जाते थे। तो रेशम मार्ग को ध्यान में रखना है। अच्छा, 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ व्यापार का एक नया रूप सामने आया जिसे दास व्यापार कहा जाता था। अब दास व्यापार क्या है भाई? तो मैं बता देता हूँ। 15वीं शताब्दी में क्या, यूरोपीय उपनिवेशवाद क्या होता है? यूरोपीय जो कंट्री थी, यानी यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश थे वो दूसरे देशों में आके अपना आधिपत्य है वो जमाना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी बस्तियां हैं वो बसाना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ ही वहाँ पे शुरू हो जाता है दास व्यापार। अब ये दास व्यापार क्या होता है? गुलामों का आदान प्रदान, यानी पहले लोगों को गुलाम रहते थे, उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था। वो दास प्रथा या दास व्यापार है वो उसी जमाने में शुरू हो गया था। 15वीं सदी की बात बता रहा हूँ भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है, हाँ, डेनमार्क में 1972 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1807 में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1808 में दास व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। याद रख लेना ये दिनांक, ये जो ईयर है ना, वर्ष। दास व्यापार को बाद में बंद कर दिया था डेनमार्क ने सबसे पहले 1792 में, क्योंकि इंसान का ही व्यापार होता था, दासों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। गुलाम जिनको अपन कहते हैं, दास का मतलब। ब्रिटेन में 1807 और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1808 में दास व्यापार को बंद कर दिया भाई। अच्छा, औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति जैसी आई, अनाज, मांस, ऊन जैसे कच्चे माल की मांग में वृद्धि हुई। औद्योगिक देशों ने प्राथमिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में आयातित किया और मूल्य वर्धित तैयार उत्पादों को गैर औद्योगिक क्षेत्र देशों को निर्यात किया था। ये एक बहुत ही बड़ी बात है भाई। औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या हुआ कि जो अपने पास विकसित देश थे, उन्होंने जो कच्चे जिनके पास अंदर औद्योगिक उद्योगों की स्थापना नहीं हुई थी, तो उनसे वो कच्चा माल तो खरीदते थे और फिर उसको मूल्यवर्धित आपने द्वितीय क्रिया पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? द्वितीय गतिविधियां पढ़ी है ना? अभी जो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा था। कच्चे माल को, यानी दूध से पनीर बनाकर वो बेचते हैं तो फायदा होगा कि नहीं? तो ये क्या, कच्चे माल को तो खरीदते थे और उसको दोबारा तैयार करके उन्हीं देशों को जहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, उद्योगों की स्थापना नहीं हुई थी, वहाँ बेचते थे, तो लाभ होता था इनको। अच्छा, इसके बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों ने पहली बार व्यापार कर और मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए भाई। यानी कहने का मतलब प्रथम और द्वितीय युद्ध शुरू हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद व्यापार कर और मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए। इससे क्या हुआ भाई? व्यापार कर लगाने का मतलब है, अगर आपको मेरे देश में व्यापार करना है तो इतना टैक्स देना पड़ेगा।
अपने भारत देश में कोई विदेशी कंपनी आ रही कि मैं अपनी कार यहाँ पे बेचना चाहता हूँ, तो वो कंपनी लगाएगा तो भारत सरकार को टैक्स देगा, कर देगा। तो वही है भाई यहाँ पे युद्धोत्तर काल में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी कहने का मतलब है युद्धोत्तर काल के बाद, युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद का जो समय था उसमें समझौता हुआ भाई व्यापार पे, जो बाद में विश्व व्यापार संगठन बन गया। याद रख लेना, युद्धोत्तर काल में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, ये बाद में किस नाम से जाने लग गया, इसको किस नाम से जाने लगा भाई, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। जैसे संगठनों ने टैरिफ कम करने में मदद की भाई, अपने पास युद्ध के दौरान लोगों ने बस भर भर के अपने पास, अगर मेरे देश में बेचेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, तो बाद में दूसरा अपने पास क्या व्यापार थोड़ा कम हो गया भाई, व्यापार कम हो गया तो WTO का अपने पहले क्या था, ये था टैरिफ कम करने की, मैं क्या नहीं, ये था टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, ये हुआ जिसको बाद में WTO में कन्वर्ट कर दिया। और इसने बाद में क्या है, इसने टैक्स में थोड़ी कमी करवाने की कोशिश की भाई, कि भाई आपके देश में विकास भी तो होगा, नहीं होगा कि नहीं, लेकिन टैक्स अगर ज़्यादा लगाओगे तो कोई आपके देश में आएगा नहीं। तो WTO एक माध्यम बना भाई टैक्स अपने दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट आता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों होना जरूरी है, क्या आवश्यकता है हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। हम राष्ट्रीय व्यापार के बारे में चर्चा नहीं, अपना चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरी है हमें व्यापार करने की भाई, हम अपने देश में कर ले, नहीं जरूरी है भाई। अगर अपन अपने ही देश में लगे रहेंगे, अपने ही देश में व्यापार करते रहेंगे, उत्पादन करते रहेंगे, बेचते रहेंगे, तो विदेशी मुद्रा का अपने देश में क्या है, विदेशी मुद्रा नहीं आएगी। और जिस देश में विदेशी मुद्रा नहीं आ रही है, मान के चलो वो देश विकसित नहीं हो पाता है। अब अगर ये तो वही बात हो गई भाई कि कुएं की मेंढक हो जाते हैं, फिर तो हम कुएं की मेंढक को लगता है बस अपनी दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं, लेकिन बाहर दुनिया चांद पे जा रही है भाई। हाँ, तो चलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, पूरकता और हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कहने का मतलब वस्तु और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ के लिए है। दूसरा अपने पास पूरकता का मतलब होता है अपने पास अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है, संपूरकता जिसको अपन कहते हैं। हस्तांतरणीयता यानी बिल्कुल हस्तांतरण करना, एक देश का दूसरे देश में, दूसरे देश का तीसरे देश में, सिद्धांत पर आधारित है। और सिद्धांत रूप में व्यापारिक साझेदारों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए। अगर व्यापार कर रहा है कोई देश तो इसका मतलब उसको अगर लाभ होगा तो ही तो व्यापार करेगा, अन्यथा व्यापार तो नहीं करेगा। इसके बाद आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक मतलब पैसों के लिए, और राष्ट्रों के विदेश नीति से संबंधित है। बिल्कुल, राष्ट्र की विदेश नीति क्या होती है कि भाई मैं यहाँ तुम्हारे देश में व्यापार करूँगा, तुम मेरे देश में व्यापार करो, जो मेरे यहाँ उत्पादन होता है तुम्हारे यहाँ नहीं होता तो मैं तुम्हारे यहाँ भेजूंगा, तुम मेरे यहाँ भेजो, तो लाभ तो होता है सभी को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब यही है कि जब अपने पास एक देश के पास किसी वस्तु की उत्पादकता में कमी आ जाती है या उत्पादकता नहीं होती है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो दूसरे देश के साथ व्यापार करना पड़ता है। यही बात है जरूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में होने की। आई बात समझ में? अगर आ गई तो चलिए फिर, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है भाई? आधार मतलब उसका बेस क्या है, किस आधार पे करे भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो चलिए देखो, विभिन्न भूगर्भीय संरचना, भूभाग, मिट्टी और जलवायु के कारण देशों को राष्ट्रीय संसाधनों में देशों के राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर होता है। बिल्कुल होता है भाई। मान के चलिए अपने पास हम धरातलीय क्षेत्र में है, चीन के उस तरफ जाएंगे तो मान के चलो चीन का कुछ हिस्सा हिमालय पर्वत क्षेत्र में आता है, तिब्बत पर्वतीय क्षेत्र में आता है, तो इन्हें अपने पास भूभाग में संरचना, भूगर्भीय संरचना वो अलग अलग है। अगर बात करें साउथ अफ्रीका की तो उसकी भूगर्भिक यानी जमीन की जो संरचना वो अलग है, अपने भारत की अलग है। भूभाग के बारे में बात करें तो भूभाग क्या है भाई? भूभाग होता है अपने पास जो जमीनी हिस्सा, जैसे कोई पथरीला है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में है, कोई धरातलीय क्षेत्र में, कोई मैदानी भाग है, ऐसे होते हैं भूभाग। मिट्टी में भी अंतर होता है, जैसे साउथ अफ्रीका में अगर अपन बात करें तो अपने रेतीली मिट्टी है, अपने भारत में उत्तरी भाग में देखें तो अपने पास कछारी मिट्टी है, नीचे वाले भाग में थोड़ी बीच वाले भाग में थोड़ी पथरीली मिट्टी है, तो ऐसी होती है। जलवायु भी भाई क्या अलग अलग होता है। जलवायु में मतलब कहने का मतलब हम क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, कुछ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, तो ये अपने अलग अलग जलवायु होते हैं। और ये अलग अलग संसाधन क्या है, देशों के राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। तो बता दिया
जैसे वैज्ञानिक संरचना नहीं, भूगर्भिक संरचना, ये क्या है, भूगर्भिक संरचना भी, ये यहाँ पे देख लेना, ये भूगर्भिक ये संरचना है। ये खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और इस्तेलाह करती है, अंतर विभिन्न प्रकार की फसलों और पाले जाने वाले पशुओं की सुनिश्चित करता है भी। यानी कहने का मतलब जो भूगर्भिक संरचना वो यही करता है, अपने पास खनिज संसाधन वहीं पे होते हैं, भूगर्भिक क्षेत्रों से होते हैं। इसके अलावा आधार को निर्धारित करता है और इस्तेलाह करती है, अंतर विभिन्न प्रकार की फसलों और स्थल की जो आकृति है, भूगर्भ की ऊपर की जो आकृति है वो क्या करती है, फसलों और पाले जाने वाले पशुओं को सुनिश्चित करता है। यानी बर्फीले क्षेत्र में हम रेनडियर पाल सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में हम पालतू जानवर जो अपने पास मवेशी होते हैं उनको पाल सकते हैं। खनिज संसाधन की बात करें तो असामान्य रूप से वितरित है, बिल्कुल। अपने साउथ अफ्रीका की महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पे खनिज बहुत ही अत्यधिक रूप से है, भूगर्भिक संरचना में असमान रूप से वितरित और औद्योगिक विकास का आदान प्रदान करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो विकसित देश हैं वो अपना फायदा उठाते हैं और दूसरे देशों में जाके अपनी जो कंपनी है वो स्थापित कर लेते हैं। जलवायु की बात करें तो ये किसी क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतुओं के प्रकार को प्रभावित करती है और इस प्रकार प्राथमिक उत्पादों को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है भाई। जहाँ की जलवायु अच्छी होती है वहाँ पे अपने पास हर चीज़ जो होती है, चाहे वो अपने पशुपालन हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे व्यापार हो, वो सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रेगिस्तानी क्षेत्र में, सहारा के मरुस्थल में अगर अपन कोई व्यवसाय करना चाहें तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये अपने पास हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। अच्छा, जनसंख्या कारक भी है भाई। क्या है? विभिन्न देशों में लोगों की संख्या, वितरण और विविधता व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है भाई। अगर हम भारत देश के लोग 150 करोड़ से अधिक हैं तो हमें वस्तुएं भी ज़्यादा चाहिएगी, हमें संसाधन बहुत ज़्यादा चाहिएंगे, तो हमें हमारी पूर्ति करने के लिए विदेशों से क्या करना पड़ेगा? आयात करना पड़ेगा। अच्छा, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं भाई। सांस्कृतिक, कुछ संस्कृतियों में कला और शिल्प के विशिष्ट रूप विकसित होते हैं जिन्हें विश्व भर में महत्व दिया जाता है, बिल्कुल। कलाकार जो अपने पास संस्कृति और कला है इससे भी व्यापार होता है, लोग जाते हैं देखने के लिए कला, वो सीखते हैं वहाँ की। अच्छा, जनसंख्या का आकार, बिल्कुल। घनी आबादी वाले देशों में आंतरिक व्यापार की मात्रा अधिक होती है लेकिन बाह्य व्यापार कम होता है क्योंकि अधिकांश कृषि और औद्योगिक उत्पादन स्थानीय बाजारों में उपभोग हो जाता है। जैसे अपने भारत है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो अपना जो यहाँ पे जो उत्पादन होता है मोस्टली यहीं पे खपत हो जाती है। अनाज का कितना भी उत्पादन कर लो अपने भारत में कम ही रहता है, भारत आयात करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने पास अपनी जनसंख्या बहुत है, तो वो अपने पास क्या करता है, जो सामान यहाँ पे उत्पादन होता है उसको यहीं पे खपत हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थोड़ा कम होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो आर्थिक विकास के चरण की बात कर लेते हैं। विकास के प्रत्येक चरण में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार बदलते हैं। विकासशील देशों में कृषि उत्पादों का विनिर्मित वस्तुओं के साथ आदान प्रदान होता है और विकसित देशों में इसका विपरीत होता है। भैया ध्यान से समझ लेना ये पॉइंट। आर्थिक विकास के चरण क्या? देखो, विकास के प्रत्येक चरण में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। विकासशील देशों में क्या है, कृषि उत्पादों का विनिर्मित वस्तुओं के साथ, यानी कृषि जो उत्पाद होते हैं, यानी प्राथमिक स्तर की जो क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्रिया वाले जो क्षेत्र होते हैं, विनिर्मित वस्तुओं के साथ आदान प्रदान होता है। विनिर्मित का मतलब, मैं कृषि से मान के चलिए हमने क्या है, गेहूँ उगाया, गेहूँ अपन ने अनाज के रूप में काम में लिया और गेहूँ से अपन मैदा भी बनाते हैं, तो वही बात है, विनिर्मित वस्तुओं के साथ आदान प्रदान होता है। जबकि विकसित देशों में इसका विपरीत होता है, जबकि अपने पास जो विकसित देश होते हैं उनमें केवल पैसों के लिए व्यापार होता है, वैसे विनिर्मित वस्तुओं के लिए नहीं होता है। अच्छा, विदेशी निवेश का दायरा क्या है भाई? विदेशी निवेश में तो विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। जैसे मान के चलिए अपना भारत देश है वो विकासशील है, और विकासशील देश में अगर अमेरिका चाहे कि मैं यहाँ पे कंपनी स्थापित करना चाहूँ तो अपने लिए थोड़ा फायदा हो सकता है, जिसमें खनन, तेल शोधन, भारी इंजीनियरिंग, लकड़ी उद्योग और बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी की कमी होती है। विकासशील देशों में इस प्रकार के पूंजी प्रधान उद्योगों को विकसित करके औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों और खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं और अपने तैयार उत्पादों के लिए बाजार बनाते हैं। कुछ आई बात समझ में नहीं आई तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ ना समझाने के लिए। ये क्या कह रहा है कि विदेशी जो विकसित देश होते हैं वो भारी जो उद्योग होते हैं, जैसे खनन का, तेल शोधन का, भारी इंजीनियरिंग, लकड़ी उद्योग का, बागवानी है, ये दूसरे देश के आके अपने देश में करते हैं और फिर अपने देश में क्या करेंगे, ये विकसित करके यानी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करके वो बेचेंगे, तो अपने लिए ये जो विकासशील देश है वो बाजार का निर्माण करते हैं। अच्छा, परिवहन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या? तो रेल, समुद्री और हवाई परिवहन के विस्तार, प्रशीतन और संरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार का भौगोलिक विस्तार हुआ है, बिल्कुल हुआ भाई।
अगर अपने पास ट्रेन का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या भारी सामान पहुंचा सकते थे कन्याकुमारी से, अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं जा पाता ना। तो वह यही है कि परिवहन भी अपने पास व्यापार का एक जरिया होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पहलू क्या है भाई। पहलुओं की बात करें हाँ, तो उसमें आता है व्यापार की मात्रा। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार की मात्रा क्या है। तो व्यापार की गई वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है हमने व्यापार किया और कितना धन वहाँ पे, कुल कितना मूल्य उस पर खर्च हुआ है, कितना मूल्य वहाँ पे लगा है, वो व्यापार की मात्रा होती है। जैसे अपने एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाई और उसमें 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए तो अपने पास क्या हो जाता है, व्यापार का मूल्य हो जाता है, व्यापार के मूल्य की मात्रा हो जाती है। अच्छा, पिछले दशकों में विश्व व्यापार की कुल मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है। बिल्कुल हो रही है। लोग जो देश हैं वो व्यापार अधिक से अधिक कर रहे हैं भाई। अपने देश को विकसित करने के लिए व्यापार तो करना पड़ेगा। अच्छा, व्यापार की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है व्यापार का। तो पिछली शताब्दी के दौरान देशों द्वारा आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति में परिवर्तन आया है। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रमुख था। पिछली शताब्दी का मतलब होता है 20वीं सदी की बात कर रहा हूँ, अपन 21वीं सदी में है। 20वीं सदी में और 19वीं सदी की बात कर ले। 19वीं सदी तो अपने पास पीछे चले जाएगी, हम 20वीं सदी की बात कर लेते हैं। और 20वीं सदी में अपने पास जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक व्यापार कौन सा होता है, प्राथमिक व्यापार होता है प्राथमिक क्रियाओं का व्यापार, प्राथमिक जो कार्य है ना उनका व्यापार होता था 20वीं सदी में। बाद में निर्मित वस्तुओं को प्रमुखता मिली और वर्तमान में हालांकि विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक व्यापार के बड़े हिस्से पर हावी है। सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन और अन्य वाणिज्यिक सेवाएं शामिल है में भी ऊपर की ओर रुझान दिखाई दे रहा है। बाद में हमने सुधार किया, तकनीकी आई और हम विनिर्मित यानी विनिर्माण किए हुए वस्तुओं का व्यापार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में अपने पास यात्रा है, परिवहन है और वाणिज्यिक सेवाएं हैं, ये शामिल हो गई और इसमें सभी में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बात आई होगी समझ में। चलिए फिर, अच्छा, व्यापार की दिशा क्या है, क्या डायरेक्शन है व्यापार की। तो ऐतिहासिक रूप से वर्तमान के विकासशील देश मूल्यवान वस्तुओं और कलाकृतियों आदि का निर्यात करते थे जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में उलटफेर हुआ था। उलटफेर क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय लोग अपने क्या कर रहे थे, अपने आप को विकसित कर रहे थे। विकसित यानी विकास, जो देश अपने क्या अधिक से अधिक व्यापार करके अपने छवि बनाना चाहता था। 19वीं सदी की बात है। इसके बाद में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब 1990 के आस बाद में की बात रही। उत्तरार्ध में विश्व व्यापार के स्वरूप में एक बड़ा बदलाव आया। यूरोप ने अपने उपनिवेश खो दिए जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। यानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध की बात क्या है, 1990 के आसपास के बाद में है ना, के बाद में ऐसा सब कुछ होना शुरू कर दिया। यूरोप है वो अपना उपनिवेशवाद खो देता है और भारत है, चीन है और अन्य जो विकासशील देश है वो अपनी प्रतिस्पर्धा शुरू कर देते हैं कि अब हम भी आपसे कम नहीं हैं। इसके बाद में व्यापार का संतुलन क्या है, स्थिर कैसे रखें। तो देखो, व्यापार संतुलन किसी देश द्वारा अन्य देशों से आयात निर्यात की वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दर्ज करता है। यानी कहने का मतलब संतुलन ऐसा है कि हम निर्यात ही निर्यात किए जा रहे हैं, आयात नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपने पास क्या है, कमी हो सकती है। हम केवल आयात किए जा रहे हैं, निर्यात नहीं कर रहे हैं तो ये भी अपने पास कमी हो सकती है। तो कहने का मतलब है जितना अपन आयात करते हैं उतना निर्यात भी हमारे लिए जरूरी है। अगर अपन आयात ही आयात करेंगे तो हमारे पास क्या है, विदेशी पैसा नहीं आएगा, तो उसके लिए निर्यात भी करना पड़ेगा। तो संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि किसी देश को आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक है, देख लेना आप, ये बात समझ लेना, आयात यानी अपन जो खरीद रहे हैं उसका मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक है। यानी हमने जो खरीदा ना उसकी कीमत हमने जो सामान बेचा है उससे अधिक है, तो क्या है, तो उस देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक या प्रतिकूल होता है। याद रख लेना भाई, ये परिभाषा आएगी आपके पास, मैं समझा देता हूँ दोबारा उदाहरण देके। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो उस देश का व्यापार संतुलन धनात्मक या अनुकूल होता है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, भारत देश पे लेते हैं अपने पास। भारत ने क्या किया इस साल वर्तमान में, मैं यहाँ हाँ चलिए बता देता है, थोड़ा समझाना जरूरी है भाई। चलिए हाँ, ये देख लेते हैं भारत ने क्या किया भाई इस साल। अपन बात कर लेते हैं 2026 की। इस साल अपने पास या 2025 की बताते हैं क्योंकि 2026 तो चल रहा है। 2025 में इसने क्या किया, 500 करोड़ रुपए में
कोई सामग्री खरीदी है भाई, खरीदी मतलब आयात किया है। क्या किया भाई? आयात किया है। अब उसने क्या है 400 करोड़ का निर्यात भी कर दिया। 400 करोड़ का क्या कर दिया? निर्यात कर दिया। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। तो आयात किया हुआ जो पैसा है वो निर्यात किए गए पैसे से कम है। इसका मतलब हमें ऋणात्मक 100 करोड़ चल रहे हैं। चले कि नहीं चले? इसे ऋणात्मक या प्रतिकूल कहते हैं। तो ये हो गया अपने पास। यदि किसी देश के आयात का मूल्य यानी 500 करोड़ रुपए का मूल्य उसके निर्यात मूल्य यानी 400 करोड़ से अधिक है तो उस देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक या प्रतिकूल होता है। तो आई होगी बात समझ में। ऋणात्मक संतुलन क्या होता है, व्यापार ऋणात्मक संतुलन क्या होता है, तो ये बता सकते हो। अच्छा, या इसके प्रतिकूल होता है यदि निर्यात का मूल्य, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे अगर अपन भारत ने 400 करोड़ का तो क्या किया है अपने पास आयात किया है। क्या किया भाई? आयात। मैं लिख देता हूँ ना, आयात। 400 करोड़ रुपए का तो क्या कर लिया? आयात। और 500 करोड़ का कर दिया निर्यात। तो इसका मतलब हो गया कि भारत है वो धनात्मक, यानी यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो उस देश का व्यापार संतुलन धनात्मक या अनुकूल होता है। तो ये बात अब आई होगी समझ में। बिल्कुल हाँ। ऋणात्मक शेष राशि अंततः इसके वित्तीय भंडार की समाप्ति का कारण बनेगी। अगर भारत ऐसे ही चलता रहा, हर साल 100 करोड़ रुपए का नुकसान होता रहा, तो अपने पास क्या कमी आएगी? जो वित्तीय भंडार है उसमें कमी आएगी। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, अगर किसी देश को विकसित होना है तो उसका निर्यात अधिक होना चाहिए आयात के बजाय। मेरी भाषा थोड़ी समझ में नहीं आई, चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास भारत है वो हमेशा जो आयात करता है ना, जो आयात करता है उसके बजाय निर्यात जो बेचता है, मैं हाँ खरीदने बेचने में बताता हूँ। भारत को हमेशा ये बनाना पड़ेगा कि वो जो सामान खरीद रहा है ना उसकी कीमत बेचने वाले सामान से कम होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कितने हैं भाई? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्विपक्षीय व्यापार होता है भाई। एक तो होता है द्विपक्षीय, दो देशों द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार, जैसे भारत अमेरिका आपस में कर रहे हैं तो वो द्विपक्षीय है। बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है? कई व्यापारिक देशों के साथ किया जाने वाला व्यापार। एक वैसा व्यापार जो भारत, चीन और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। एक व्यापार जो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। एक व्यापार जो भारत और श्रीलंका और भूटान मिलकर कर रहे हैं। तो ये अपने पास बहुपक्षीय व्यापार होता है। इसके बाद में आता है मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क। ये मुक्त व्यापार क्या होता है भाई? हाँ, ओपन ट्रेड जिसको अपन कहते हैं। क्या होता है? अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार के लिए खोलने की प्रक्रिया को मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ये व्यापार बाधाओं जैसे कि शुल्क को कम करने के लिए किया जाता है भाई। उदारीकरण क्या है मैं बता देता हूँ। ओपन डोर ट्रेड क्या होता है भाई? ओपन डोर ट्रेड है ना, ये मैं बता देता हूँ। ओपन डोर ट्रेड का मतलब होता है खुले द्वार नीति व्यापार। ये क्या है कि आप ना ये मानते हो कि हमारे देश में व्यापार ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर सरकार क्या करेगी? किसी देश के पास जाएगी, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष वो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास जाएगा और कहेगा कि आप हमारे देश में ये फैक्ट्री लगाओ, आप हमारे देश में ये उत्पादन शुरू करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो फिर उसको तो फायदा हो जाएगा। उसको फायदा होगा कि आप है ना, हमें अपने भारत में कई कंपनियां ऐसी है जिनको 100% टैक्स देना पड़ता है। 100% टैक्स का मतलब है उनकी गाड़ी अगर 40 लाख की है तो वो यहाँ पे 80 लाख रुपए की बेचेगा भाई। ध्यान में आ गया समझ में? हाँ, इसको बोलते हैं 100% टैक्स। तो अपने भारत में कुछ ऐसा भी है। लेकिन खुले द्वार की नीति या जो मुक्त व्यापार है इसका मतलब यही होता है कि वो उसको टैक्स फ्री कर देगा, कम शुल्क को कम करके किया जाता है। अच्छा, व्यापार उदारीकरण से हर जगह से आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू उत्पादों और सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है। बिल्कुल मिलेगी भाई, है ना, ये बिल्कुल मिलेगी आप लोगों को, मैंने बता दिया। तो किसी वस्तु को दो देशों में अलग अलग कीमतों पर बेचने की प्रथा जिसका कारण लागत से संबंधित नहीं है, डंपिंग कहलाती है। बिल्कुल भाई, ये मैं बता देता हूँ डंपिंग क्या होता है। प्रश्न आएगा पक्का, डंपिंग क्या कहलाती है, याद रख लेना। इससे किसी वस्तु को दो देशों में अलग अलग कीमतों पर बेचने की प्रथा जिसका कारण लागत से संबंधित नहीं है, डंपिंग कहलाती है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। मान के चलिए अमेरिका है ना, अमेरिका किसी चीज़ का उत्पादन करता है भाई, और उत्पादन होता है अधिक, बहुत अधिक होता है ना, अत्यधिक उत्पादन होता है। तो वो क्या करता है कि अब इसको बेचना भी चाहेगा। अब बेचना चाहेगा तो क्या होगा? एक तो देश होता है जिसके पास ये वस्तु है, एक देश
जिसके पास ये पहले से है भाई, और एक देश है जिसके पास अपने पास ये वस्तु नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, जिसके पास है उसे तो कम कीमत पे देगा और जिसके पास नहीं है उसको अधिक कीमत पे देगा, यानी अलग अलग कीमत पर बेचेगा। लेकिन इसमें अपने पास जिसकी कीमत, यानी कहने का मतलब जिसका कारण लागत से संबंधित नहीं है, डंपिंग कहलाती है। अब ये डंपिंग का अर्थ मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूँ। किसी वस्तु की अधिकता के कारण उसको किसी दूसरे देश में बिल्कुल ऐसे ही फेंक देने वाली कहानी जो होती है ना, कि फेंक दिया मैंने वहाँ पे, अधिक हो गई, वो डंपिंग कहलाती है। तो ध्यान से समझ लेना, दो देशों को डंप किए गए सामानों के बारे में भी सतर्क रहने की जरूरत है। डंप यानी करने का मतलब जब अपन उत्पादन कर रहे हैं और अत्यधिक हो रहा है और वो सामान अपने पास अच्छा नहीं बचा है तो हम सोचते हैं उस देश में बेच देते हैं। अनाज के बारे में एक छोटी सा उदाहरण देके समझा देता हूँ। अनाज के बारे में मान के चलिए हमारा दूसरा देश है, भूटान है, या सॉरी चीन मान लेते हैं। अब चीन के पास बहुत अनाज हो गया, भारत में थोड़ी कमी आ गई। चीन वही सामान हमें सस्ते में बेच रहा है और अमेरिका को महंगे में बेच रहा है, लेकिन अपने पास जो सामान आ रहा है उसको परखने की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो सामान आएगा वो खराब आ सकता है। तो यही कह रहा है, क्योंकि सस्ते दामों पर मिलने वाले डंप किए गए सामान घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वही बात मैं जो समझा रहा था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन के बारे में इसका इतिहास जान लेते हैं। अभी जान लेना इंपॉर्टेंट है। ये लो अभी बता देता हूँ, प्रश्न आएगा पक्का 3 नंबर का। हाँ, 1948 में दुनिया को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न अन्य प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए कुछ देशों द्वारा टैरिफ और व्यापार के लिए सामान्य समझौता GATT हुआ था। ध्यान में रख लेना, GATT ये हुआ था, गेट जिसको अपन कहते हैं, का गठन किया गया था। बिल्कुल, ये मान के चलो कुछ देश थे भाई, जैसे अपने भारत ही मान लेते हैं, भारत है, श्रीलंका है, तो ये कुछ एक देश अपने पास थे भाई, श्रीलंका। ये मैं नहीं बता रहा हूँ यही देश दे, मैं तो उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया कि श्रीलंका यहाँ पे व्यापार करना चाहता, भारत यहाँ पे करना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने आपस में क्या है, अपने पास कर बहुत ज़्यादा लगा रखे थे। तो फिर इन दोनों देशों ने समझौता किया कि हम गेट का निर्माण करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे के देश में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे और टैक्स है वो कम लगाएंगे। तो ये समझौता हुआ था। 1994 में सदस्य देशों द्वारा राष्ट्र के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने की देखरेख के लिए एक स्थायी संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 1995 को GATT यानी गेट को विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया। अब आ जाएगी बात समझ में, तो ये ध्यान में रख लेना कि 1948 में तो गेट का निर्माण हुआ था और 1 जनवरी 1995 को WTO में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसका अपने पास नया सिरे से कुछ नहीं हुआ है, बस उसका नामकरण चेंज कर दिया था। विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है भाई, कार्य देख लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों को से संबंधित है, यानी कहने का मतलब दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो कितना क्या टैक्स लगेगा वो इससे संबंधित है भाई, WTO से। ये वैश्विक व्यापार प्रणालियों के लिए नियम निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है, नियम बनाता है कि भाई इस देश में अगर तुम फैक्ट्री लगाते हो, इस देश में अगर तुम व्यापार करना चाहते हो तो इतना टैक्स लगेगा। यह विवादों को समाधान करता है, बिल्कुल करता है। दो देशों के बीच में व्यापार को लेकर अगर कोई अपने पास विवाद हो गया है तो उसकी सुनवाई WTO में ही होती है। इसमें दूरसंचार, बैंकिंग और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी सेवाएं भी शामिल हैं, यानी कहने का मतलब IT क्षेत्र भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्या है, आलोचना क्या है फिर व्यापार की। हाँ, मुक्त व्यापार अमीर और गरीब देशों के बीच खाई को चौड़ा करता है, बिल्कुल करता है भाई। कैसे करेगा सर, मैं बता देता हूँ। एक अपना देश है भूटान, ये लो, और एक देश अपना अमेरिका। तो अमेरिका क्या करेगा, यहाँ पे आके अपना व्यापार करेगा, और व्यापार जब ऐसे यहाँ पे करेगा तो इसका मतलब है यहाँ का जो पैसा वो वहाँ जाएगा, यानी अमेरिका अपना लाभ यहाँ इस देश से कमा रहा है। तो ये तो अमीर होता जा रहा है भाई, ये तो क्या होता जा रहा है, ये अमीर होता जा रहा है। और भूटान है वो गरीब का गरीब ही रहने वाला है, क्योंकि भूटान की तो मजबूरी है कि भाई यहाँ पे हमारे लोगों को व्यापार मिले, काम धंधा मिले। तो ये तो गरीब होता जाएगा और ये पैसे वाला बनता जाएगा, तो ये तो जरूरी है, सही बात है भाई। अच्छा, WTO का मतलब क्या, प्रभावशाली राष्ट्र अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। WTO के जो सदस्य देश हैं, वो जो विकसित देश हैं, वो अपना ही फायदा सोचेंगे भाई, दूसरे का क्यों सोचेंगे, कोई नहीं सोचता दूसरे का। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है, इस मतलबी संचार में भांति भांति के लोग है ना, अपने फायदे के लिए हैं वो जीते मरते लोग। चलिए, कई विकसित देशों ने विकासशील देशों के उत्पादों के लिए बाजार नहीं खोले, बिल्कुल नहीं खोले भाई। कई विकसित देशों ने विकासशील,
अब अमेरिका है, ये अमेरिका भूटान में तो आ गया, लेकिन भूटान अगर अमेरिका में जाना चाहे तो अमेरिका इसको अनुमति नहीं देगा व्यापार करने के लिए। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर ये अपने पास यहाँ पे व्यापार करेगा तो वो अमीर हो जाएगा। और प्रतिस्पर्धा देखो सभी में होती है। अगर एक भाई अपने पास पैसे ज़्यादा कमा रहा है तो दूसरा सोचेगा यार ये पैसे कमा रहा है, और अगर मैं उस भाई के पास जाऊंगा कि तू मुझे भी काम धंधा दे दे, तो उसके मन में भी संकोच आएगा, यार कल को ये मेरे बराबर हो जाएगा। तो ये संकोच तो दूसरे देशों में है। अच्छा, स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इन स्वास्थ्य को, श्रमिकों के अधिकार और बाल श्रम, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मान के चलिए कोई बाहरी विदेशी कंपनी अपने भारत देश में अपने कोई जंगल अपना वहाँ पे स्थापित करना चाहती है, तो वो जंगल को तो काटेंगे, और जंगल को काटेंगे इसका मतलब है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। और हम जो पृथ्वीवासी हैं ना, वो इतने डूब गए हैं अपने लाभ में कि हम अपने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं कि कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा हमारा। कुछ नहीं हो सकता है हमारा। ये मान के चलिए, ये जो लोग जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा रेगिस्तान, सहारा, पूरी जो दुनिया है वो सहारा में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम जीते फिरेंगे, ऐसे भटकते फिरेंगे, अपनी आबादी है ना वो अपने आप कम हो जाएगी। फिर इसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, जो कि अपने पास स्विट्जरलैंड में स्थित है। दिसंबर 2016 तक WTO के 164 सदस्य देश थे। भाई ये ध्यान में रख लेना, 2016 तक WTO के 164 सदस्य थे। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। ये हो जाती है WTO का विवरण हो जाता है, तो आपको याद करना है। अच्छा, क्षेत्रीय व्यापार गुट, ये क्या है भाई? क्षेत्रीय व्यापार गुट, क्षेत्रीय व्यापार गुट होता है आसपास के क्षेत्र के जो देश हैं, वो जो अपने धरातल से जुड़े हैं, उनका गुट यानी उनका समूह। देखो, क्षेत्रीय व्यापार गुटों का गठन भौगोलिक निकटता, व्यापारिक वस्तुओं में समानता और पूरकता वाले देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को कम करने के लिए किया गया है। सीधी सी आसान भाषा में बताऊं तो कहने का मतलब, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, इसके अलावा चीन है, इसके अलावा भूटान है, इसके अलावा म्यांमार है, ये सारे आपस में क्या धरातल से जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच का जो समझौता होता है उसे हम क्षेत्रीय व्यापार गुट कहते हैं, और ये अपने पास विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को क्या है, कम करने के लिए किया गया गुट था, समूह था। आज 120 क्षेत्रीय व्यापार समूह विश्व व्यापार का 52% उत्पादन करते हैं। क्षेत्रीय व्यापार की भी बात है भाई, WTO जो है ना उसके 52% उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान में रखना। भारत साफ्टा, भारत और का साफ्टा के साथ बताएं, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता का सदस्य है। ध्यान में रखना, साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता है, इसका सदस्य है भाई। अच्छा, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित चिंताएं क्या आ गई भाई? चिंता चिता का कारण होती है, मैंने समझाया आप लोगों को, तो इससे बच के रहना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तो चिंता करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है यदि यह अन्य देशों पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। मान के चलिए कोई देश दूसरे देश पर निर्भर है तो उसके लिए हानिकारक हो सकता है। विकास के असमान स्तर, शोषण और वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्विता को जन्म देता है, जिससे युद्ध होता है। बिल्कुल होता है भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे देश व्यापार करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तेजी से बढ़ता है और संसाधन उनकी भरपाई की गति से कहीं अधिक तेजी से समाप्त हो जाते हैं। तो ये भी कारण है, चिंता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। यदि संगठन केवल लाभ कमाने पर ही केंद्रित हो और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं किया जाए तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर अपने पास केवल पैसे कमाने पे ही ध्यान देंगे तो अपने पास चिंता का विषय हो जाता है, एक देश को दूसरे देश से नुकसान हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए तो बात करते हैं नेक्स्ट आता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। यानी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? यानी दूसरे देश में जाने की अनुमति को प्रवेश द्वार कहते हैं। तो बंदरगाह सबसे पहले बात करें तो ये सबसे बड़ा मुख्य भूमिका होती है कि भाई एक देश का सामान दूसरे देश में आएगा कैसे। तो बंदरगाह माल ढुलाई, लोडिंग, अनलोडिंग और भंडारण की सुविधाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। माल ढुलाई के आधार पर बंदरगाहों के प्रकार क्या होते हैं? देखो मैं बता देता हूँ। माल ढुलाई के आधार पर बंदरगाहों के प्रकार, औद्योगिक बंदरगाह ये होता है भाई, याद रख लेना, बंदरगाहों से संबंधित प्रश्न आ सकता है। यह बंदरगाह अनाज, चीनी, अयस्क तेल, रसायन और इसी तरह की सामग्रियों जैसे थोक माल ढुलाई विशेषज्ञता रखते हैं, ये हो जाता है।
दूसरा वाणिज्यिक बंदरगाह, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक बंदरगाह जिसमें कहते हैं। ये बंदरगाह सामान्यतः माल, पैकेटबंद उत्पाद और निर्मित वस्तुओं का संचालन करते हैं। ये बंदरगाह यात्री यातायात की का भी भारी संचालन करते हैं। अच्छा, व्यापक बंदरगाह, ऐसे बंदरगाह बड़ी मात्रा में थोक और सामान्य माल का संचालन करते हैं। ये हो जाता है व्यापक बंदरगाह। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो स्थान के आधार पर बंदरगाहों के प्रकार वो क्या थे भाई अपने पास, ये थे आपके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या माल ढुलाई के आधार पर। दूसरा आता है स्थान के आधार पर बंदरगाहों के प्रकार। तो अंतर्देशीय बंदरगाह की बात करें तो ये बंदरगाह समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं। ये नदी या नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़े होते हैं। ऐसे बंदरगाहों तक सपाट तल वाले जहाज या बजरा ही पहुंच सकते हैं। यानी वहां पर अपने पास जो नहर होती है उस पर छोटे जहाज या अपने पास जो बजरा छोटे जहाज का रूप होता है वो पहुंच सकता है। इसमें उदाहरण देखें तो मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ बंदरगाह है भाई। बाह्य बंदरगाह की बात करें तो ये मुख्य बंदरगाहों से दूर गहरे पानी के बंदरगाह होते हैं। ये उन जहाज़ों को अपने यहाँ आने की अनुमति देते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण मुख्य बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीस में एथेंस की बात कर लेते हैं, उसका बाह्य बंदरगाह पीरियस है भाई। ये ध्यान में रखना भाई, ये क्या है, ये पीरियस होता है, नाम है उसका बंदरगाह का। अच्छा, विशिष्ट कार्यों के आधार पर बंदरगाहों के प्रकार याद रख लेना भाई। कार्य के आधार पर तो तेल बंदरगाह कौन सा होता है, जहाँ पे तेल का आदान प्रदान होता है। ये बंदरगाह तेल के प्रसंस्करण और परिवहन का काम करते हैं। इनमें कुछ टैंकर बंदरगाह है और कुछ रिफाइनरी बंदरगाह है। वेनेजुएला में स्थित माराकाइबो एक उदाहरण है भाई। वेनेजुएला में स्थित माराकाइबो इसका एक उदाहरण है तेल बंदरगाह का। बंदरगाह भाई बंदरगाह नहीं है, ये मार्ग बंदरगाह है। क्या है भाई, ये मार्ग बंदरगाह है, ध्यान में रखना। मार्ग बंदरगाह किसे कहते हैं। ये वे बंदरगाह है जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर पड़ाव बिंदु थे, जहां जहाज ईंधन भरने, पानी लेने और खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डालते थे। बाद में वे विकसित होकर क्या कर लेते हैं, ये लाइन आ गई है। वाणिज्यिक बंदरगाह एडेन, होनोलुलु और सिंगापुर इसके उदाहरण हैं। ये बंदरगाह बन जाते हैं भाई। यानी कहने का मतलब पहले तो वो ईंधन भरने के काम करते हैं, पानी वानी वहाँ से जहाज जाते हैं वो लेते हैं। इसके बाद ये वाणिज्यिक बंदरगाह बन जाते हैं जिसमें एडेन, होनोलुलु और सिंगापुर इसके मुख्य उदाहरण है। ये याद रखना भाई, इनको आपको मानचित्र में भी पूछ सकता है, तो मानचित्र की क्लास हम एक दिन अलग से बनाएंगे, ध्यान में रखना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपके पास पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन बंदरगाह कौन से होते हैं। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से कम दूरी तय करने वाले जलमार्गों पर के पार यात्रियों और डाक के परिवहन से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में डोवर जो बंदरगाह वो इसी यही आता है भाई। क्या आता है, इसी क्षेत्र में, इसी कैटेगरी में आता है। व्यापारिक बंदरगाह ये वे संग्रहण केंद्र है जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों से माल लाया जाता है। सिंगापुर एशिया का एक व्यापारिक बंदरगाह होता है भाई, एशिया का है सिंगापुर। नौसैनिक बंदरगाह, ये बंदरगाह युद्ध पोतों की सेवा करते हैं और इनमें उनकी मरम्मत के लिए कार्यशालाएं होती हैं। कोच्चि और कारवार भारत में ऐसे बंदरगाहों के उदाहरण हैं। तो ये हो जाते हैं आपके पास बंदरगाहों के प्रकार। अब ये जो व्यापारिक बंदरगाह है ना, इसको आंत्रपो और कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको, आंत्रपो उदाहरण क्या कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं। ये ध्यान में रख लेना भाई। तो ये आपके पास बंदरगाहों के प्रकार हो जाते हैं विशिष्ट कार्यों के आधार पर, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए। तो 6 प्रकार हैं, तेल शोधन, बंदरगाह, इसके अलावा पैकेट, व्यापारिक, नौसैनिक, हाँ 5 है भाई, 5 आपके प्रकार बन जाते हैं वे अपने पास बंदरगाहों के। तो ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर से अब मैंने शुरू में बताया था कि MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो अपने मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है। तो क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो मैंने जितने चीज़ इसमें जितनी बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है ना, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रही बात इसके प्रश्नों की और इसके MCQs की क्लास, यानी इनके प्रश्न उत्तरों की जो क्लास है उसके लिए हम अलग से क्लास है वो बना लेंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो आज की इस क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।